हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे, तो जिसमें कि हमने पढ़ा था कैसी पोर्चुगीज, देन उसके बाद में डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया के अंदर आती हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डेनिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1616। ये कंपनी स्टेब्लिश होती है 1616 में। ये अपनी पहला ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं 1620 में। एक जगह थी तमिलनाडु की। सेकेंड बार और जो सेकंड फैक्ट्री अपनी स्टेब्लिश करते हैं वो करते हैं श्रीरामपुर में, जो कि कलकत्ता में है 1676 में। बाद में ये श्रीरामपुर को अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर भी बना लेते हैं। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, कोई भी आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, कि किस यूरोपियन कंपनी ने अपना सारा बिजनेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। तो वो थे डेनिश। इन 1845 डेनिश सोल्ड हिज इंडियन कमर्शियल कंपनीज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट में आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो ये सबसे लास्ट में आती है, यहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा कंपटीशन हो चुका है। पोर्चुगीज, इंग्लिश, डेनिश, डच यहाँ पे आ चुके हैं। इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली है। तो आपको लगता है कि फ्रेंच के लिए लाइक इजी रहा होगा ये यहाँ पे सरवाइव करना? नहीं रहा था, और यही इनका रीजन था कि ये इंडिया में इनका डिक्लाइन हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूरोपियन टू केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ ट्रेड। सबसे लास्ट कंपनी होती है जो कि ट्रेड करने आती है ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस 14। द किंग्स फेमस मिनिस्टर कोलबर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ कैंपेजिन देश इन दिस ओरिएंट रिलीज इन 1664 में। उस टाइम पे जो वहां का किंग था वो था लुइस 14। इनका इसका एक फेमस मिनिस्टर था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था कोलबर्ट, जो कि फाउंडेशन रखता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे कि किसने फाउंडेशन रखा इस कंपनी का, तो आपको पता होना चाहिए कोलबर्ट ने रखा। उस टाइम पे किंग कौन था? तो लुइस 14 था। ये 50 साल के लिए मोनोपोली रखते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा टाइम तक के लिए टिक नहीं पाते हैं इंडिया में तक। फिर ये ग्रेजुअली अपनी फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करते हैं। तो ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश करते हैं 1668 में। देन उसके बाद में मसूलीपट्टनम में रखते हैं। देन फिर चंदेनगर नियर बाय द कलकत्ता। तो ये अब आपने पढ़ा होगा पहली स्लाइड में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। अब उन्हीं के अपोजिट में फ्रेंच भी अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करेंगे, तो लाइक आगे जाके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है इनकी। 1673 में द डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम फैक्ट्री मार्टिन ऑप्टेन अ विलेज कॉल्ड पुडुचेरी फ्रॉम शेर खान लोधी, गवर्नर ऑफ वालीकोंडापुरम। 1673 में मार्टिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। पुडुचेरी एक विलेज की इनको परमिशन मिलती है। वहां के जो सूबेदार था शेर खान लोधी, तो वहां से इनको पुडुचेरी की परमिशन मिल जाती है। बाद में ये पौंडीचेरी का फाउंडेशन रख देते हैं 1674 में। तो पौंडीचेरी में ये कंबाइन करते हैं माहे, यनम, कराईकल एंड पुडुचेरी। ये चार जगहों को मिला के ये पौंडीचेरी की स्थापना कर देते हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, इसलिए थोड़ी सी पौंडीचेरी के बारे में हम कहानी जान लेते हैं। बेसिकली पौंडीचेरी सबसे पहले पोर्चुगीज के पास में था। पोर्चुगीज से वहां के लोकल रूलर्स ले लेते हैं, वो डैनिश को दे देते हैं। डैनिश से कैप्चर कर लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ये बोलती है कि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। डच कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी फ्रेंच से 1693 में। इसके बाद में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक 1697 में। इस ट्रीटी के थ्रू फ्रेंच को लौटा दिया जाता है पौंडीचेरी। तो इनका ये मेन ट्रेडिंग सेंटर होता है बेसिकली। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए फ्रेंच के पास में ही रहता है पौंडीचेरी। तो यहाँ पे एक यूरोप में भी इनकी लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे 1706 में इनका जो मेन लीडर था मार्टिन, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इनका बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुअली इनका डिक्लाइन होता है, इनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता नहीं है इंडिया के अंदर। देन ये 1720 में ये बोलते हैं कि हम दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे कंपनी को। नए दो लीडर आते हैं 1720 और 1742 में।
अब होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो बेसिकली इस बीच यहाँ पे एंट्री होती है डुप्लेक्स की। तो डुप्लेक्स एक ऑफिसर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाद में वो गवर्नर भी बन जाता है। तो डुप्लेक्स बिलीव करता था पॉलिटिकल एक्सपेंशन में। तो ये जो लड़ाई होती है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, इसका रीजन क्या था वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो तीन कर्नाटिक वॉर होती है। कर्नाटिक एक इंडिया में साउथ में एक जगह है जहाँ पे ये लड़ाई होती है। इसी के ऊपर नाम रखा गया है थ्री कर्नाटिक वॉर। जो मेन बैटल था वो था बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये 1760 में होता है। इसी बैटल के थ्रू फ्रेंच का डिक्लाइन हुआ था इंडिया से। तो पहला जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है 1746-48 तक। तो यहाँ पे जो रीजन था, लड़ाई चल रही होती है यूरोप में किसी बंटवारे को लेके इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। उसकी चिंगारी इंडिया में भी आ जाती है। बार्नेट के अंडर में इंग्लिश नेवी अटैक करती है फ्रेंच के कुछ शिप्स पर। तो ये इनके शिप्स को सीज कर लेते हैं। डुप्लेक्स को गुस्सा आ जाता है, डुप्लेक्स मद्रास पर अटैक कर देता है। तो डुप्लेक्स मद्रास पे बाय सी रूट एंड बाय लैंड रूट दोनों तरीके से ये अटैक करता है। मद्रास को कैप्चर कर लेता है ये 1746 में। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल 1748 इन यूरोप। ये ट्रीटी यूरोप में होती है। इसमें ये बोला जाता है कि ब्रिटिश को मद्रास वापस दे दिया जाएगा और फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका में कुछ टेरिटरीज दे दी जाएंगी। तो इसी बीच एक और इशू होता है। जो कर्नाटक के जो नवाब थे उनका नाम था अनवर उद्दीन। जब डुप्लेक्स ने मद्रास को कैप्चर किया था ब्रिटिश से, तो ये प्रॉमिस किया था कि वो मद्रास को अनवरुद्दीन को दे देंगे। बाद में डुप्लेक्स डिनाई कर देते हैं। तो अनवरुद्दीन एक लड़ाई घोषित कर देते हैं। तो अनवरुद्दीन की साइड से महफूज खान जाते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कैप्टन पैराडाइज जाते हैं। तो कैप्टन पैराडाइज बहुत बेकार तरीके से महफूज खान को डिफीट कर देते हैं। तो इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ अडियार, और इसको एक और नाम से बोला जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जो कि मद्रास में हुआ था, जो कि आज का चेन्नई है। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से डुप्लेक्स, जो कि मैंने आपको बताया, बिलीव करता था पॉलिटिकल एक्सपेंशन में। यहाँ से इनको पता चलता है कि नवाब के पास में ना तो स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ना ही कोई भी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से डुप्लेक्स को इनकी कमजोरी का पता लग जाता है। तो अब स्टार्ट होती है सेकंड कर्नाटिक वॉर। ये होती है 1749 से 54 में। तो डुप्लेक्स एक मौका ढूंढ रहा होता है कि लाइक कोई भी इनका इंटरनल डिस्प्यूट हो जिसमें कि हम इंटरफेयर करें। तब आता है एक केस। द अपॉर्चुनिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ निजाम उल मलिक द नवाब ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो नवाब थे निजाम उल मलिक, उनकी डेथ हो जाती है। The Nawabship of Hyderabad claimed by Muzaffar Jung, the grandson of the Nizam, and Nasir Jung, the son of the Nizam। तो निजाम का जो बेटा था वो था नाजिर जंग, और इनका एक ग्रैंडसन भी था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो इन दोनों में एक क्लैश होता है कि हैदराबाद का नया नवाब कौन बनेगा। अब एक साइड में लड़ाई हो रही है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में, वहीं सेम टाइम पे चंदा साहिब भी आ जाता है। अब थोड़ा सा चंदा साहिब की बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। नवाब ऑफ कर्नाटक था अनवर उद्दीन। उससे पहले दोस्त अली नवाब हुआ करता था। तो इसका दामाद था चंदा साहिब। इसको मराठा पकड़ के लेके चले जाते हैं। जब मराठा इसको रिलीज कर देते हैं, आफ्टर रिलीज ही क्लेम द थ्रोन ऑफ कर्नाटक अगेंस्ट द नवाब ऑफ अनवर उद्दीन। बाद में ये क्या करता है, ये भी क्लेम कर देता है कि मैं यहाँ का नवाब बनूंगा। तो सेम टाइम पे दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, और दूसरा चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में। तो फ्रेंच सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब को, और वहीं दूसरी साइड में ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को। The combined army of Muzaffar Jung, Chanda Sahib and French defeated and killed Anwar Uddin in 1749 at the Battle of Vellore। वेलोर के बैटल में अनवर उद्दीन को मार दिया जाता है 1749 में। मुजफ्फर जंग बिकेम सूबेदार ऑफ डेक्कन। डेक्कन का नया सूबेदार मुजफ्फर जंग को घोषित कर दिया जाता है। और डुप्लेक्स से ये बोल दिया जाता है जितना भी टेरिटरी है गंगा नदी के नीचे आप उसके गवर्नर हो। तो यहीं पे डुप्लेक्स क्या करता है, वो एक ट्रीटी कर देता है जिसमें कि हैदराबाद का ऑफिसर बसी को बना दिया जाता है। यहीं इस बीच एक नए हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लेव। तो अब
अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली। तो ये भाग जाता है त्रिचिन्नापल्ली में, जाके ये छुप जाता है। त्रिचिन्नापल्ली साउथ में एक जगह है, वहां जाके ये छुप जाता है। चंदा साहिब इसको पीछे जाता है मोहम्मद अली को मारने के लिए, कि वरना ये बाद में ये क्लेम कर देगा कि मैं यहाँ का नवाब बनूंगा। उसी टाइम पे रॉबर्ट क्लेव आलकॉट पे अटैक कर देते हैं और कैप्चर कर देते हैं विद 250 लाइक आर्मी की हेल्प से। तो 250 आर्मी की हेल्प से ये आलकट को पूरे को कैप्चर कर लेते हैं। वहीं पे मोहम्मद अली चंदा साहिब को मार दिया जाता है। तो मोहम्मद अली कर्नाटक का नया सूबेदार बनता है और सलबत जंग हैदराबाद का नया सूबेदार बनता है। तो दोनों फेवर में होते हैं ब्रिटिश के। और इसी 1754 में गोदेहू आ जाता है। गोदेहू रिप्लेस कर देता है डुप्लेक्स को। अब डुप्लेक्स एक अकेला ही मतलब ऑफिसर था वहां का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सेकंड जो कर्नाटक वॉर है वो ब्रिटिश के फेवर में हो जाता है। नाउ द थर्ड कर्नाटिक वॉर इन 1758 to 63। अब 7 ईयर वॉर चल रही है यूरोप में। ब्रिटिश एंड फ्रांस वॉर वंस अगेन ऑन अपोजिट साइड। एक बार फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। इन 1758 द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट दे लैली कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट। तो फ्रेंच की जो आर्मी होती है वो एक बार फिर से इंग्लिश के जो फोर्ट्स होते हैं सेंट डेविड और विजयनगरम, इस पे अटैक कर देते हैं। इंग्लिश भी बाद में अटैक करते हैं। तो फाइनली जो बैटल होता है जिसके थ्रू फ्रेंच का डिक्लाइन होता है वो होता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इसको आपको डेट के साथ में याद रखना है, 22 जनवरी 1760 में ये बैटल होता है। इंग्लिश वॉन दिस बैटल, इंग्लिश जीत जाते हैं इस बैटल को। जनरल आयर कोटे जो इंग्लिश के जो जनरल होते हैं वो लेले और जो हैदराबाद में जो ऑफिसर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, दोनों को ही जेल में डाल देते हैं। नाउ एक ट्रीटी भी होती है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस इन 1763 में। इसके थ्रू जो भी फैक्ट्रीज थी फ्रेंच की उनकी लौटा दी जाती हैं, लेकिन इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंग्लिश वर रेडी टू टेक रूल ओवर इंडिया। तो फाइनली जितने भी यूरोपियन थे उन सब में से इंग्लिश पावर के ऊपर आता है। तो यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।